इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हमेशा बैटरी में आपने देखा होगा ना, बैटरी में वाटर फिल किया जाता है, केमिकल फिल हो रहा है, उसमें से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Today is our another lecture of first year physics chapter 10 और आज हम देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस से पहले हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस इटसेल्फ होती क्या आती है। तो रेजिस्टर हमारे पास एक ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कम करती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, जब रेजिस्टर के अंदर से पास होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को वो रिड्यूस करेंगे। और रेजिस्टर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में एक रुकावट लाते हैं उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है? इंटरनल रेजिस्टेंस एक्चुअली बैटरीज के अंदर इटसेल्फ रेजिस्टेंस होती है जो कुछ ना कुछ वोल्टेज को ड्रॉप करती है। जैसे सपोज करें कि हमारे पास एक बैटरी है, यहाँ बनाते हैं, सपोज करें बैटरी और ये बैटरी के दो टर्मिनल्स। हम क्या देखते हैं कि बैटरी के जो टर्मिनल्स है वहां पे क्या वोल्टेज आ रहा है। सपोज करें यहाँ पे हमने एक मीटर लगाया, वोल्ट मीटर, और उससे वोल्टेज मेजर की है और वो आ रहे हैं 12 वोल्ट्स। अब होता क्या है कि बैटरी के अंदर कुछ ना कुछ तो प्रोसेस चल रहा है जिसकी वजह से वोल्टेज आ रहे हैं हमारे पास। ये जो यहाँ पे एक प्रोसेस चल रहा है जिसको हम मोस्टली इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, यानी कि जिसके अंदर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये जो अंदर प्रोसेस चल रहा है इससे वोल्टेज प्रोड्यूस होके टर्मिनल्स पे आ रहे हैं ना, बैटरी तो क्लोज्ड है, जो टर्मिनल्स पे वोल्टेज आ रहे हैं वो यहाँ से प्रोड्यूस होके आ रहे हैं। अब यहाँ से प्रोड्यूस होके यहाँ पे जब तक वो वोल्टेज आते हैं तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, जाया हो जाते हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी जाया हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर भी अगर वायर्स लगी हुई है तो उन वायर्स की भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, उस रेजिस्टेंस से गुजर के वोल्टेज ऊपर आते हैं। तो क्या होता है कि इंटरनली एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुई हुई है पहले से बैटरी के अंदर, और इस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या लिखा हुआ है कि जो रेजिस्टेंस है विद इन अ बैटरी, बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस होती है जो कुछ ना कुछ जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको रिड्यूस करती है, और वो जो एनर्जी जाया हो रही है वो कहाँ कन्वर्ट हो जाती है? हीट में। मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी एनर्जी जाया होती है एट द एंड जाके वो हीट में ही कन्वर्ट होती है। अब हमें समझना है कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है क्रिएट कैसे हो रही है। यहाँ तो मैंने डायरेक्ट बता दिया कि एक रेजिस्टर लगा हुआ है और उससे रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस चल रहा है, पहले समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हमेशा बैटरी में आपने देखा होगा ना, बैटरी में वाटर फिल किया जाता है, केमिकल फिल हो रहा है, उसमें से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो रिमोट के सेल होते हैं उस तरह के सेल को हम कहते हैं डेनियल सेल। मैं यहाँ पे बताता हूँ डेनियल सेल। और मोस्टली ये जो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं बहुत कम होता है, अराउंड कह सकते हैं कि 1.1 से 1.5 वोल्ट तक ये प्रोवाइड करते हैं। जैसे रिमोट में हो गए, जो वॉल क्लॉक होती है उसमें हो गए, उनमें जो सेल लगते हैं वो डेनियल सेल होते हैं। क्या डेनियल सेल की एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये रिचार्जेबल नहीं होते, एक बार खत्म हो गए तो जाया हो गए, अब आपको नए लगाने पड़ेंगे। इस बात को माइंड में रखते हुए इसको समझेंगे। डेनियल सेल में, इसको डायग्राम से बताता हूँ कि डेनियल सेल में होता क्या है। सपोज करें कि ये एक बैटरी है, इसको अभी मैं ऊपर से क्लोज नहीं कर रहा। डेनियल सेल्स के अंदर या जो डेनियल बैटरीज है या नॉन रिचार्जेबल बैटरीज है, इसके अंदर दो कंपार्टमेंट्स होते हैं कुछ इस तरह से। सपोज कर लें कि ये बैटरी थी और उसके अंदर दो कंपार्टमेंट्स है, दोनों के अंदर अलग अलग सॉल्यूशन ऐड होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से, या ऐसा लिक्विड जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब होता ये है कि यहाँ पे सॉल्यूशन होता है जिंक का, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और यहाँ पे सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, CuSO4। यहाँ थोड़ी सी केमिस्ट्री आएगी लेकिन आपको ये समझना है ताकि इंटरनल रेजिस्टेंस समझ आ सके। अब क्या होता है कि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बना हुआ है, सॉल्यूशन का मतलब है कि पानी के अंदर मिक्स कर दिया है, यानी कि इसमें
H2O के साथ मिक्स कर दिया है। सेम यहाँ पे भी इसको भी H2O के साथ मिक्स कर दिया है। अब जब भी ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट को वाटर में मिक्स करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है, यानी कि यहाँ पे तीन चीज है, Zn जिंक मेटल है, S सल्फर और O4 ऑक्सीजन है ये, और इसको पूरे को हम पढ़ देते हैं सल्फेट, जिंक सल्फेट। ZnSO4 ब्रेक होता है कुछ इस तरह से कि ZnSO4 है वो Zn+2 आयंस में ब्रेक हो जाएगा और SO4-2 अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे +2 का मतलब है कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए हैं। -2 का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और +2 का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स कम है। सेम यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ भी यही होगा। CuSO4 गिव Cu+2 और प्लस SO4-2। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना हुआ है उसके पास कौन कौन से आयंस आ गए, यहाँ पे आ गए Zn+2 के बहुत सारे आयंस होंगे और SO4-2 के भी आयंस होंगे। सेम इस तरफ Cu+2 और SO4-2 यहाँ पे भी आयंस होंगे। अब ये दोनों सेपरेट है, बीच कंपार्टमेंट है, दोनों मिक्स नहीं हो सकते, तो दोनों के अंदर एक इंटरेक्शन लाने के लिए, कोई चीज फ्लो करवाने के लिए एक ब्रिज लगा देते हैं और उसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, कुछ इस तरह से। और ये सॉल्ट ब्रिज के अंदर भी एक सॉल्यूशन होता है, वो होता है KCl का, K पोटाशियम और Cl क्लोरीन है यहाँ पे। एक मिनट थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, KCl का, सही। अच्छा ये यहाँ तक हो गया। अब आपने हमेशा बैटरीज में देखा है, जब भी आप बैटरी देखते हो कि बैटरी के ऊपर 2 टर्मिनल्स होते हैं, सेम इसके अंदर भी वो 2 टर्मिनल्स होंगे। अब इसको हम ऊपर से क्लोज करते हैं। पहले यहाँ पे 2 टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल ये रहा, इसको मैं नीचे तक लेके जा रहा हूँ, सही है, और एक टर्मिनल यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से थोड़ा सा ही निकला होता है, अंदर बैटरी के वो ज्यादा होता है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे भी सॉल्यूशन है और यहाँ पे भी सॉल्यूशन है। थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूँ कि यहाँ पे ऐसे सॉल्यूशन है और ये दोनों डिप हुए हैं। सेम यहाँ पे भी सॉल्यूशन है और ये डिप हुए हैं, और दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो सकते। यहाँ का सॉल्यूशन इधर नहीं जा रहा है अभी, इधर का इस तरफ नहीं आ रहा है। यहाँ तक बात समझ आती है। अब ये इस तरफ जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था और ये जो इलेक्ट्रोड है ये जिंक मेटल का बना हुआ है, ये मेटल का होता है हमेशा और ये जिंक का है, कोई आयन नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, इस पे प्योर न्यूट्रल मेटल है। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये कॉपर का बना हुआ है, Cu कॉपर। यहाँ पे भी आयंस है, यहाँ पे भी आयंस है। अब क्या होता है कि कॉपर भी मेटल है और जिंक भी मेटल है, दोनों में दोनों अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं इजीली। तो जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसको एंड में देखेंगे कि जिंक क्यों कर रहा है, कॉपर क्यों नहीं कर रहा। अब यहाँ पे देखिए Zn+2 है, इन्होंने तो जो सॉल्यूशन में है उन्होंने अपने आयंस अपने इलेक्ट्रॉन्स पहले से लूज किए हैं। जो जिंक मेटल है इसके पास है इलेक्ट्रॉन्स। Zn जो होता है, Zn का एटॉमिक नंबर होता है 30, यानी कि इसके पास 30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए जिंक का तो कुछ इस तरह का होता है, न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, देन 18 इलेक्ट्रॉन्स और फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इस तरह का होता है, 8 18 26, हाँ कुछ इस तरह का होता है। तो ये जिंक के लिए Zn। जिंक क्या करता है, अपने जो सबसे बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स है उनको इजीली लूज कर सकता है, आसानी से निकल के बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, Zn है, Zn ये जो इलेक्ट्रोड है ये तो एटम से मिलकर बना है ना, और इनके पास इलेक्ट्रॉन्स भी पूरे, तो क्या होगा, यहाँ से एक जिंक का एटम इलेक्ट्रोड से अलग होगा और सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। जब सॉल्यूशन के अंदर जा रहा होगा वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड के पास छोड़ देगा और एज अ Zn+2 यहाँ आ जाएगा, यानी Zn+2 यहाँ आ गया और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सपोज करें कि एक और निकला, एक और निकला, तो इलेक्ट्रोड के अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे। कैसे, सपोज करें कि एक निकला है, ये दूसरा निकला, तीसरा निकला, चौथा निकला, तो अब क्या हुआ, हर जिंक 2-2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे छोड़ के जा रहा है। अगर 4 Zn+2 यहाँ से निकल गए एटम्स, तो इसके पास
8 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्लो करेंगे इस सर्किट में से। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमने बैटरी है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स अभी जमा हो गए, हमने यहाँ पे वायर ली और यहाँ पे कोई लोड लगा दिया, लेट्स सपोज फैन है एज अ लोड, और इसको हमने इधर कनेक्ट कर दिया, एक पाथ बन गया इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए 8 इलेक्ट्रॉन्स, वो ऐसे फ्लो हुए फैन में से होते हुए कॉपर में आ गए। अब क्या हुआ, यहाँ से वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे वो निकल के इधर आ गए और यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जमा होना शुरू हो गए, वो जो यहाँ पे थे अब वो यहाँ आना शुरू हो गए। तो इसके ऊपर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज बनना शुरू हो जाएगा। इससे बनाता हूँ समझ आएगी। यहाँ पे क्या हुआ, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज बनना शुरू हो गया। अब आपको ये तो पता है कि हमेशा अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कॉपर के इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज आ गया और कॉपर के आइंस पे क्या चार्ज है, +2, यानी कि क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है, कॉपर इस तरफ मूव करेगा इलेक्ट्रोड की तरफ, और ये कॉपर इधर आएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहीं पे इलेक्ट्रोड के साथ चिपक जाएगा, स्टिक कर जाएगा यहीं पे। फिर यहाँ से एक और कॉपर का, यहाँ पे बहुत सारे आयन होंगे, एक और कॉपर का आयन आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन किए, यहाँ लग गए, और जितने भी कॉपर के आयन होंगे थोड़े थोड़े करके यहाँ आके इसके साथ स्टिक कर जाएंगे, जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो क्या ये थिक नहीं होना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे आयंस आके इधर लगेंगे इसके साथ जुड़ जाएंगे, इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी, यहाँ से आयंस कम होते जाएंगे और ये मोटा होता जाएगा, थिकनेस बढ़ेगी इसकी। सेम यहाँ पे से क्या हुआ था, इसका एटम निकला था और यहाँ आ गया था, तो इसमें से एटम्स कम हो रहे हैं, ये क्या होना शुरू होगा, ये थिन होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। जिंक आहिस्ता आहिस्ता कम होएगा, कॉपर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक जिंक खत्म नहीं हो जाता। जब जिंक खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब कि जो डेनियल्स है, जो रिमोट में या किसी भी चीज में सेल लगाते हैं आप, उसका मतलब है कि सेल खत्म हो गया, अब आपको सेल चेंज करने की जरूरत है। कब खत्म होगा, जब यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड खत्म हो जाएगा सेल के अंदर से, जब ये खत्म हो गया तो फिर और इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, तो सेल खराब हो गया इसका मतलब। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज होती है, ये सारा इंटरनल रेजिस्टेंस को समझने के लिए कर रहे हैं हम। मैं थोड़ी देर के लिए इनको मिटा रहा हूँ और यहाँ पे एक ही Zn रख रहा हूँ, या दो रख लेते हैं, Zn+2 और Zn+2। अब हुआ क्या कि यहाँ पे एक्स्ट्रा Zn+2 आना शुरू हो गए थे, तो ये जो सॉल्यूशन है इसके ना एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, क्योंकि Zn+2 यहाँ से ब्रेक डाउन होकर इधर आते जा रहे हैं, तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, और इसको लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे Cu+2 और SO4-2 थे, कॉपर तो चला गया, यहाँ से प्लस चार्ज चला गया, तो पीछे क्या बचा, नेगेटिव चार्ज, सिर्फ नेगेटिव बचना शुरू हो गया, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो चार्जेस आ गए एक्स्ट्रा के, इनको खत्म करना होता है, इनको खत्म करने के लिए ये KCl जो था ये आता है। मैंने क्या कहा था, ये एक ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज, जिसमें KCl का सॉल्यूशन है। सेम KCl भी कुछ इसी तरह ब्रेक करता है। सपोज करें KCl है, ये ब्रेक करेगा K+ और Cl- में। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, तो KCl क्या करेगा, अपना नेगेटिव आयन इधर भेज देगा, यानी कि ये जो क्लोरीन है, Cl क्लोरीन है, नेगेटिव को यहाँ भेज देगा, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करके न्यूट्रल होंगे। सेम K का दूसरा आयन कौन सा है, K+, और यहाँ कौन सा चार्ज आया था, नेगेटिव, तो KCl क्या करेगा, अपने नेगेटिव वाले को, यानी सॉरी पॉजिटिव वाले को, K+ को यहाँ भेजेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल करके न्यूट्रल हो जाएंगे, तो हमारा सेल का ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, अब रेजिस्टेंस कहाँ आ रही है ये समझना है। सबसे पहले इसको मिटाते हैं और इसको भी मिटाते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे ZnSO4 था, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था। इनिशियली मैंने क्या कहा, यहां से जिंक ब्रेक डाउन होगा और इधर आएगा Zn+2 में, और अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये ऐसा नहीं है कि टाइम ही नहीं लगा बिल्कुल और इलेक्ट्रॉन लूज होते जा रहे हैं तेज तेज, नहीं,
हर केमिकल रिएक्शन को, ये भी एक रिएक्शन हो रहा है कि Zn अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कुछ इस तरह से। कहाँ पे लिखूं, यही लिख देते हैं कि Zn इनिशियली क्या था, न्यूट्रल था जब इलेक्ट्रोड के साथ था, इससे अलग हुआ और क्या बन गया Zn+2, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन होने में हमेशा टाइम लगता है, कुछ ना कुछ फाइनाइट टाइम लगता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ये Zn को अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने में टाइम लगेगा, हर जिंक को इलेक्ट्रॉन लूज करने में टाइम लगेगा। तो ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगी कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में देर लग रही है, क्योंकि पीछे इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन जनरेट होने में टाइम लग रहा है। तो पहली रेजिस्टेंस ये आ गई। सेकेंड वन, यहाँ पे जो KCl है, ये क्या था, सॉल्यूशन था। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हुआ, इसको कैंसिल करना जरूरी है, वरना यहाँ से जिंक के मजीद आयंस इधर नहीं आ सकेंगे और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकेंगे। तो KCl का जो यहाँ पे आया था नेगेटिव वाला Cl, KCl का जो Cl है वो भी तो यहाँ पे आएगा, उसको भी आने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये भी किस में से आ रहा है, क्लोरीन Cl एक सॉल्यूशन में से होता हुआ आ रहा है। अब वाटर में क्या होता है कि वाटर में भी कुछ इस तरह का रिएक्शन हो रहा होता है, H+ और OH-। तो यहाँ पे H+ और OH- के भी आयन होंगे, और हमने हमेशा देखे कोई भी चीज मूव करती है तो कोलिजन्स हो रहे होते हैं। तो क्लोरीन जब यहाँ फ्लो कर रहा होगा तो कोलिजन्स होंगे, क्लोरीन को यहाँ आने में टाइम लगेगा, अगेन एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगी प्रोसेस में। देन यहाँ पे क्या हुआ था, कॉपर के आयंस थे जो यहाँ जा रहे थे, अगेन बीच में आयंस आएंगे, ये कॉपर उनसे टकराता हुआ जा रहा होगा, एक और रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई। ये हमारे पास 3 चीजें हो गई। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकती है, पहला हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के रिएक्शन को होने में टाइम लगता है। सेकंड, कंडक्शन पाथ, के जब ये आयंस मूव करें तो कोलिजन्स होंगे, कंडक्शन पाथ में भी एक रेजिस्टेंस आ रही है। अच्छा, थर्ड वन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सरफेस। Zn ने यहाँ बॉटम पे से ब्रेक डाउन हुआ और इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ दिया। अब ये इलेक्ट्रोड भी तो किसका है, मेटल का है। इलेक्ट्रोड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर रहा होगा तो कोलिजन्स होता हुआ जाएगा। तो इलेक्ट्रोड इतना सा नहीं है, इलेक्ट्रोड नीचे तक है, मेटल नीचे तक है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुई भी होगी। तो इस रेजिस्टेंस में से होता हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, तो इलेक्ट्रोड के अंदर भी एक रेजिस्टेंस है। अच्छा, थर्ड वन मटेरियल इम्प्योरिटी एंड एजिंग। अगर इलेक्ट्रोड में कोई इम्प्योरिटी है तो क्या होगा कि वो प्योर कंडक्टर नहीं रहेगा। और सेकंड चीज एजिंग, मैंने बताया कि क्या हो रहा है, जिंक आहिस्ता आहिस्ता थिन होता जा रहा है, बारीक होता जा रहा है। जैसे जैसे ये बारीक होता जाएगा क्या होगा, एरिया कम होगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा था रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल्स टू ρl/A, और रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है एरिया के साथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सपोज करें ये है जिंक का इलेक्ट्रोड, आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर से जो एटम्स है वो टूटते जा रहे हैं, क्या होगा, पतला होता जाएगा, ये पतला होएगा, इसका मतलब इसका जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कम होता जाएगा, बारीक होता जाएगा। तो क्या होगा, एरिया कम रेजिस्टेंस ज्यादा, टाइम के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, यानी एजिंग होना शुरू हो जाएगी इसमें। तो ये हमारे पास क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। इस तरह से 4-5 चीजें ये मैंने डेनियल सेल में बताई कि इस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही होती है। अच्छा, एक चीज आपको वैसे इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि जिंक भी मेटल था, कॉपर भी मेटल था। तो जिंक ने क्यों इलेक्ट्रॉन लूज किए, कॉपर भी तो कर सकता था, मेटल्स इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करते। तो यहाँ पे आता है एक वर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। हर एटम की अपनी एक टेंडेंसी होती है, जिस टेंडेंसी के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाता है, किसी के पास कम होती है, किसी के पास ज्यादा होती है। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, और वो जिंक के लिए होती है, जिंक के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है -0.74 वोल्ट्स, और कॉपर के लिए होती है 0.36 वोल्ट्स। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, जिसकी कम वैल्यू होती है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो किसकी वैल्यू कम है, जिंक की, माइनस में,
तो माइनस में जिसकी होती है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सॉरी वो इलेक्ट्रिसिटी इजिली फ्लो कर पाता है। तो हमारे पास क्या होगा कि नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव वाला जो है जिंक, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, ये इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को मुश्किल से लूज करेगा। अगर हम इसका ओवरऑल देखें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आएगा, तो क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को माइनस करवा देंगे। 0.36 माइनस इंटू माइनस 0.74, तो हमारे पास आ जाएगा 1.1 वोल्ट, जो मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बताया था कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या पोटेंशियल बोल लेते हैं सिंपली, जो डेनियल सेल जो रिमोट में लगते हैं उनका बहुत कम होता है, अराउंड 1.1 से 1.5 होता है। तो ये हमें समझ आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है। नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस को शो किस तरह से करते हैं। पहले हम क्या करते थे, बैटरी को सिंपली कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देते थे, कुछ इस तरह से कि ये हमारे पास बैटरी है। बट अब क्या हो रहा है, बैटरी के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो उसको हम क्या करते हैं कि बैटरी बनाते हैं और उसके साथ एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगा देते हैं, कुछ इस तरह से कि ये बैटरी है और ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है। कुछ इस तरह से बनाते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी, और इसको हम कुछ इस तरह से बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि शो हो कि ये रेजिस्टेंस इंटरनल में लगेगी। ये पूरी बैटरी है, बैटरी में ये बैटरी का सिंबल और इसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस, ये रिप्रेजेंटेशन होती है इंटरनल रेजिस्टेंस की। नाउ अब हमारे पास तीन टर्मिनोलॉजीज है जो हमने पहले पढ़ी हुई है, बस देखना है। पहला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, इससे पहले हम इन दोनों को देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस आप बार बार पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि 1 कूलम को मूव करने के लिए, 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे सपोज करें एक बैटरी ले लेते हैं, फिलहाल के लिए हम इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बना रहे, अभी सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं इसलिए। और यहाँ पे लगा हुआ है फैन, फिर लगा हुआ है एक बल्ब, फिर लगी हुई है एक मोटर, और फिर ये बैटरी से दोबारा कनेक्टेड है भाई। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेंगे, मूव करके यहाँ आ गए, नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड। मेरे को पता करना है कि फैन के टर्मिनल्स पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। यहाँ पे पता करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। कैसे करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे करेंगे, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो 1 कूलम ऑफ चार्ज यूज करेगा इस टर्मिनल से या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में, वो हमारे पास होगा पोटेंशियल डिफरेंस। देन मुझे यहां की नहीं करनी है, मुझे यहां तक की करनी है। अगेन वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो 1 कूलम ऑफ चार्ज लेगा यहां से लेकर यहां तक मूव करने में, वो हमारे पास कहलाएगा इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। सही। अब हम कह रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मींस टर्मिनल्स का पोटेंशियल। टर्मिनल क्या होते हैं, ये मैंने जैसे बैटरी बनाई थी, बैटरी और ये दो इसके इस तरह से, तो इसको मैं यहां बनाता हूं, ये और ये यहां आ गया और ये यहां आ गया, बैटरी के टर्मिनल्स हैं। अब क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम देखेंगे कि इस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकला और उसको पूरे सर्किट से फ्लो होते हुए यहाँ वापसी आने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी 1 कूलम ऑफ चार्ज यूज करेगा, उसको हम कह देंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पहले क्या था, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस के किसी भी दो पॉइंट्स के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मींस टर्मिनल्स के अराउंड हम पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं, दोनों एक ही चीज है। पोटेंशियल डिफरेंस में हम किसी एक या दो या तीन कंपोनेंट के बीच में हम देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। टर्मिनल का मतलब है कि हम टर्मिनल्स के बीच में देख रहे हैं। सही है। नाउ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये एक तरह से वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन ये वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज है जो एक बैटरी प्रोड्यूस करेगी
और अपनी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे में वोल्टेज ज़ाया होने से पहले। कैसे देखें, मैंने बताया बैटरी का सिंबल किस तरह से होगा कि एक रेजिस्टेंस बनाएंगे इंटरनली और इसके साथ हमने लगा दी बैटरी और इसको हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया कि ये टोटल बैटरी है। और हमारे पास टर्मिनल्स पर पोटेंशियल क्या आ रहा होगा, यहाँ और यहाँ से चेक करेंगे हम। अब हो रहा क्या है कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले कुछ ना कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप आया इस रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि ये तो इंटरनल ही है रेजिस्टेंस, इसको तो हम नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। कैसे हटाए, जब हमने पूरा देखा कि इंटरनल रेजिस्टेंस को रिड्यूस नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते कंप्लीटली, तो इसने कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस की। लेट सपोज बोल देते हैं 50 जूल, या वोल्टेज की टर्म में बात करते हैं 50 वोल्ट्स का पोटेंशियल इसने प्रोड्यूस किया। इंटरनल रेजिस्टेंस पर 5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, बाहर कितना आया 45 वोल्ट्स। ये जो बाहर टर्मिनल्स पे आया ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। ये जो अंदर ही क्रिएट हुआ है एक्चुअल वाला ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगी, वो वोल्टेज जो वो मैक्सिमम वोल्टेज जो एक बैटरी प्रोड्यूस करेगी, कब, जब कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप ना आए इंटरनल रेजिस्टेंस पे, वो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कहलाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, जब भी यहां से करंट फ्लो करेगा तो टर्मिनल्स पे हम वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो इसको हम एक डिफरेंट मेथड है जिससे डिफाइन करते हैं कि वो मैक्सिमम वोल्टेज जो एक बैटरी प्रोड्यूस करे या पावर सोर्स, जब इसमें से करंट ही फ्लो ना कर रहा हो, तो ये कैसे करें कि करंट ही फ्लो ना करे इसमें से। तो इसका एक मेथड है, हमेशा हम क्या करते हैं कि ये वोल्टेजेस वगैरह फाइंड करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, उससे हम वोल्टेजेस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वोल्ट मीटर को भी वोल्टेज फाइंड करने के लिए जो सर्किट है उसमें से करंट फ्लो करवाना पड़ता है। सपोज करें कि हमने क्या किया, एक वोल्ट मीटर लिया और उसके दोनों एंड्स को यहाँ पे लगाया। वोल्ट मीटर वोल्टेज ही तब फाइंड करेगा जब सर्किट में से करंट फ्लो करेगा। यहाँ से करंट फ्लो हुआ, रेजिस्टेंस में से होता हुआ वोल्टेज ड्रॉप आ गया। अब ये वोल्टेज बता रहा है जो टर्मिनल के होंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हमें फाइंड करना है इसका वोल्टेज। तो इसका वोल्टेज कैसे आएगा, किसी तरह से करंट को फ्लो होने से रोकना है या बिल्कुल मिनिमम करंट फ्लो करवाना है, इतना कम इतना कम करंट फ्लो हो कि यहाँ पे कम से कम पोटेंशियल का ड्रॉप आए। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे सपोज करें हमने रेजिस्टेंस लगा दी 10,000 ओम की। 10,000 ओम की रेजिस्टेंस लगाने से क्या होगा, इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस है कि बिल्कुल इतना मामूली करंट फ्लो करेगा कि यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं आ सकेगा। करंट ना होने के बराबर फ्लो होगा, कुछ ना कुछ होगा लेकिन बहुत कम होगा। वो इतना कम करंट होगा कि उससे हम वोल्टेज बता सकते होंगे। तो क्या होगा कि हम वोल्टमीटर वोल्टेज भी कैलकुलेट कर लेगा और करंट भी सही से फ्लो नहीं करेगा। तो अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाएगी हमारे पास, एक्चुअल तब भी नहीं आएगी, एक्चुअल फाइंड करना ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो तीनों में आपको डिफरेंस रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, या हाँ किसी भी दो पॉइंट्स के बीच किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जब हम वोल्टेज फाइंड करेंगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी के टर्मिनल्स पे जब हम वोल्टेज फाइंड करेंगे तो वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और जो बैटरी इंटरनली वोल्टेज प्रोड्यूस कर रही है विदाउट एनी लॉस, वो वोल्टेज हमारे पास होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या वो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये हमारे पास ओवरऑल था इंटरनल रेजिस्टेंस का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि बैटरी के अंदर भी सब रेजिस्टेंस लगी होती है, लगी नहीं होती, खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे आके हमारा लेक्चर होता है खत्म। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।